हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। आज हम लोग संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग को आश्चर्य होगा कि पीछे मूल अधिकार नहीं पढ़ा गया, संविधान विशेषताएं नहीं पढ़ी गई। मुझे 20 से पिक करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन सी चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके पहले हम लोग को मूल अधिकार पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं वह उससे नहीं उठाया हूं, क्योंकि आप सभी लोग मूल अधिकारों से भली भांति परिचित हैं। मुझे केवल उसका आपको रिवीजन करवाना है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो मूल अधिकार पढ़ने के चक्कर भाग 3 में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा समय देते, इस पर समय हम लोग कम दे पाते हैं, और फिर हम लोग सीधे चले जाते हैं भाग 5 पे संसद पढ़ने के लिए। तो हम कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आपको बता रहे हैं कि जो आप लोगों को नहीं पता है। बस केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे हम मेमोराइज कर रखें, किस प्रकार से हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हम लोग को लिखना नहीं है कहीं, हम लोगों को केवल ये देखना है कि जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनको देख करके हम तुरंत समझ सकेंगे इस अनुच्छेद का है, इस चैप्टर के इस भाग का है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। हम जिस नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं वह संविधान की भाग 4 में लिखा हुआ है। भाग 4 में एक चीज़ हम लोग ये व्यवहार में ले आएंगे, चर्चा में करेंगे कि जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसको देखने का या समझने का तरीका डिक्शनरी की तरह रखेंगे। अब डिक्शनरी का प्रचलन तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन आप लोगों को याद होगा जब आप लोग पढ़ते होंगे, कोई भी जो भी आपको बताया होगा कि बच्चा जब भी आप डिक्शनरी खोलिए, जिस भी वर्ड की मीनिंग देखिए, एक वर्ड ऊपर एक वर्ड नीचे का भी देख लीजिए। इस तरह से आपको 3 वर्ड तैयार हो जाएंगे। कई लोग फॉलो भी करते थे और इससे लाभान्वित हुए। ऐसा ही हम करेंगे, ऐसा ही हम संविधान को जब पढ़ेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि एक अनुच्छेद आगे एक अनुच्छेद पीछे पढ़ लें, जिससे कि हम लोगों को 3 चीज़ें याद हो जाएं। जैसे हमने पढ़ा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में 22 भाग, हम आज चर्चा कर रहे हैं भाग 4 के। अब भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 के बाद आएगा भाग 4A, जिस नया जोड़ा गया है, जिसका मूल कर्तव्य। इस तरीके से हम लोग को 3 पार्ट याद हो गए। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मूल कर्तव्य। तो हम लोग भाग 4 देंगे। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन है। इसका मतलब है कि 35 तक जो है मूल अधिकार में होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में, और अनुच्छेद 51A वो भाग 4A में है। यह जो भी अभी हम लोग 2 मिनट में चर्चा कर रहे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मूल कर्तव्य, भाग 4A और अनुच्छेद है 51A, केवल एक ही अनुच्छेद है। ठीक है, अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने यह चीज स्पेन से लिया था। अब स्पेन में इस समय नीति निर्देशक तत्व है कि नहीं, उसकी मैं जानकारी आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आयरलैंड में है और भारत में है। कुछ पुस्तकों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि विश्व में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ पर कि नीति निर्देशक तत्व हैं। पहला है आयरलैंड, दूसरा है भारत। तो नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
इसके पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935, जब हम अंग्रेजों का शासन अपने यहाँ था, क्राउन से गवर्न होते थे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था, वो भी नीति निर्देशक तत्व का ही रूप था। उसको हुबहू ऐसे ले लिया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेश पत्र भारतीय शासन अधिनियम 1935 में था, उसको भी नीति निर्देशक तत्व के कई गुण उसमें शामिल थे, उसी तरह से ले लिया गया है। उसके बाद आता है कि आखिर नीति निर्देशक तत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि भारतीय संविधान का मूल रूप जो बनाया गया है वह लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि देश की जनता और देश के कल्याण के लिए सभी जो है मॉडल बनाए गए, प्रतिरूप रखे गए हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान, भारत के प्रस्तावना में उद्ग्रहित है। मैंने एक बार पहले इस वीडियो में कहा था कि आप सभी लोग प्रस्तावना को जरूर कंठस्थ कर लें। कंठस्थ जैसे गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र या कोई भी श्लोक या कोई भी कुरान की आयतें या गुरबाणी जैसे भी याद किया जाता है, उसी तरह प्रस्तावना याद करने के लिए मैंने कहा था आप लोगों से। कितने लोगों ने भी याद कर लिया है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो ईमानदारी से बताएगा उसको एक क्वेश्चन का मैं एडिशनल पैकेज दूंगा, जो गारंटी से आएगा परीक्षा में। एक क्वेश्चन उन सभी लोगों को मैं बताऊंगा जो लोग प्रस्तावना को 100% ईमानदारी से याद किए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर रखिएगा। तो उसमें हम लोगों ने व्यवस्था किया था कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से सभी लोगों को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था किया जाए। तो वह व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। मन में एक प्रश्न होता है कि मूल अधिकार जब बनाया गया 6, तो क्यों नहीं और भी उसमें जोड़ दिए गए, जितने भी निर्देशक तत्व में थे सभी मूल अधिकार बन गए रहते। इसका ये है कि मूल अधिकार राज्य का नकारात्मक कार्य है, नेगेटिव वर्क है, और नीति निर्देशक तत्व जो बनाए गए हैं वो सकारात्मक कार्य के लिए बनाए गए हैं। इसमें जितने भी 36 से लेकर के 51 तक, 36, 37, 2 छोड़कर 38 से लेकर के 51 तक जितने भी कार्य बनाए गए हैं उसके बारे में संविधान यह व्यवस्था किया है कि जब कोई भी राज्य, संसद या विधानसभा कोई भी कानून अपने लोगों के लिए बनाती है तो वह नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में अवश्य रखे। संविधान में किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता नीति निर्देशक तत्व के बारे में नहीं दी गई है। बाध्यता किस तरह की? जैसे कि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले लेते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायालय जो है सुमोटो के द्वारा खुद भी उस पर रोक लगा देता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय द्वारा उस पर रोक नहीं लगा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व के कुछ मुख्य तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है कि न्यायालय इस पर किसी तरह की बाध्यता आरोपित नहीं कर सकता राज्यों में, ये आपको करने ही करने हैं। देश के शासन के मूलभूत स्थान, अपना देश लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि राज्य को करने पड़ते हैं। उन सभी की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व में दी गई है, जिससे कि पूरे देश की जनता या राज्य की जनता उससे लाभान्वित हो सके। उसके लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है कानून बनाते समय, जैसा हमने बताया कि कभी भी राज्य या संसद कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर नीति निर्देशक तत्व का कोई भी पार्ट, कोई अनुच्छेद उस कानून के लिए उपयुक्त है तो उसका जरूर ही पालन किया जाएगा। वो किया भी गया है। आज तक बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो कि नीति निर्देशक तत्व का उसमें समाहित है। इस पर बाध्यता केवल जनता की है। अगर हम जनता के लिए, उनके हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए कोई कानून नहीं बनाते हैं तो जब वो विधायक या सांसद 5 साल के बाद अपने संसद के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मतदाता ही एक ऐसा है जो इसके प्रति जवाबदेह है, जो अपनी जवाबदेही उनसे मांगेगा, जिसका उत्तर उन लोगों के पास नहीं होगा। नतीजा या तो चुनाव हारेंगे, पार्टी हारेगी, या अच्छा काम किए रहेंगे तो जीतेंगे। इस तरीके से ये नीति निर्देशक तत्व का है। अब हम लोग
36 से लेकर 51 तक ये हम लोगों को याद होना बहुत ही ज़रूरी है। 36 से कुल मूल रूप से 14 ही थे जब संविधान बनाया गया था, बाद में इसमें कई खंड बना दिए गए, तो अब प्रेजेंट टाइम में 18 हो गए। देखिए 36 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया है। 19 हो गया, पहले 14 ही था, इस समय 19 है। 36 और 37 को मैंने अलग लिख रखा है। 36 से पहले एक अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य किसको कहते हैं, और उस राज्य के अंतर्गत अपने देश का संसद, विधानसभा, जितने उच्च अधिकारी हैं, स्थानीय प्राधिकरण के जितने भी ऑफिसेज है, नगर पालिका है, ये सब राज्य कहे जाते हैं। इसके बारे में बताया गया। जो चीज़ अनुच्छेद 12 में लिखा गया वो अनुच्छेद 36 में भी लिखा गया। अनुच्छेद 37 से कहता है कि राज्य कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को अपने ध्यान में रखेगा और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह बात अनुच्छेद 37 में कही गई है। तो चूंकि ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये राज्य की परिभाषा, इसलिए मैंने अलग से लिख रखा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और राज्य जो है कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। उसके बाद आता है 38 से लेकर के 51 तक। इसको मैंने 3 पार्ट में ऐसे लिख रखा है, 3 पार्ट में। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगा। 38, 39, 40, 41, 42 टुकड़े में लिखने का पर्पज ये है कि हम लोग इस तीनों टुकड़े में से कोई एक जो है पूरी तरह से कंठस्थ करके समझ लेंगे। कंठस्थ करना समझना है यानी कि वो आर्टिकल हमको याद हो जाएगा, फिर उसके ऊपर के 2, उसके नीचे के 2 ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले पार्ट में अनुच्छेद 40 है, जो बहुत ही कॉमन है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। हमें नहीं लगता है कि भूलेंगे आप लोगों को। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी का सपना था, तो ये गांधीयन थाट पर है 40। इसके ऊपर 2 है। पहला अनुच्छेद 38 लोक कल्याण सामाजिक व्यवस्था। हमने 2 लिखा, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था। अगर कोई ऐसा वर्ड लिख करके आता है जिसमें लिखा हो लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था भी है, तो वो अनुच्छेद 48 से है। यानी कि राज्य लोक कल्याण की ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसी नीतियों को जारी करेगा जिससे कि सामाजिक व्यवस्था कायम हो सके। लोक कल्याण की ऐसी योजनाओं को बनाएगा जिससे कि सामाजिक व्यवस्था कायम हो सके। यानी कि इस आर्टिकल में छेद में 2 कीवर्ड है, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था। तो पहला हो गया लोक कल्याण का। 38 का 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। ये ऐसे लिखा पूरा है, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने, जैसे समान काम का समान वेतन, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा जो है बंटवारा किया जाए कि किसी ऐसा ना हो किसी के पास ज़्यादा हो जाए, किसी के पास कम हो जाए। इस तरह के जो तत्व हैं वह राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व में आएंगे। 38 हो गया लोक कल्याण सामाजिक व्यवस्था। दूसरा हो गया राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। 40 आप लोगों ने याद कर लिया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। और 41 आता है काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार कुछ दशाओं में, वैसे शिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार में है ही, इन काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार कुछ दशाओं में राज्य ने काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार की व्यवस्था किया है। तो अनुच्छेद 41 हो गया काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार। 42 हो गया काम की दशा। जहाँ पर कोई मजदूर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे काम करने की दशा समुचित होनी चाहिए, न्यायोचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भेड़ बकरियों की तरह से उसको ढकेल करके रख दिया गया है और वो माहौल, वह वातावरण, वह पर्यावरण नहीं पा रहे हैं जिससे कि काम किया सके।
इसके लिए काम की दशा एवं प्रसूति सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था की गई है। इस समय तमाम स्कीम गवर्नमेंट की चलती है, जैसे प्रसूति सहायता के लिए मातृत्व बंधन कई जो है चलती रहती है। सब नीति निषेधक तत्वों के द्वारा ही प्रभावित होकर के बनाए गए हैं। तो 42 हो गया काम की दशा और प्रसूति सहायता, कुल 5 हो गए। लोक कल्याण सामाजिक व्यवस्था, दूसरा अनुसरणीय तत्व, तीसरा ग्राम पंचायतों गठन यानी कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 काम शिक्षा और लोक व्यवस्था, लोक सहायता का अधिकार, और 42 हो गया काम की दशा में प्रसूति और सहायता। इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि पहले पार्ट में हम लोगों ने लिखा 38, 39, 40, 41, 42 यानी कि 5, 38, 39, 40, 41, 42। इसमें अगर पांचों में देखा जाए तो क्या क्या है? पहला है कि लोक कल्याण की व्यवस्था करना है। दूसरा हो गया कुछ ऐसे अनुसरणीय तत्व जो राज्य लागू करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। काम शिक्षा का अधिकार का हो गया। मजदूरों के काम करने का जो वातावरण है, पर्यावरण है, और प्रसूति सहायता हो गई। यानी कि इसमें 5 चीज़ें हैं। इस क्रम में हम 38, 39, 40, 41, 42 कर लेंगे। एक चीज़ बाद में जोड़ी गई थी 39 को अलग से जोड़ी गई थी। उसमें जो है न्याय, सबको समान रूप से न्याय मिले तथा मुफ्त विधिक सहायता, समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता के लिए सरकार ने व्यवस्था किया था। तो 39 को जोड़ दिया था। मुफ्त न्याय, समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता। जैसे मुफ्त विधिक सहायता का तात्पर्य है अगर कोई व्यक्ति किसी केस में निरुद्ध है, अदालत में पेश किया गया है और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह कोई वकील हायर कर सके, तो इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त में वकील प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि हम लोग न्याय मित्र कहते हैं, उनको प्रोवाइड करा जाता है। तो 39 को अब हो गया 38, 39, 39 को 40, 41, 42। ठीक है। उसके बाद आते हैं 43 लेकर के 47 तक। 43 में है 43 कर्मकार निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग, यानी कि किसी भी कर्मकार को इतनी मजदूरी तो मिले ही कि अपने जीवन का निर्वाह कर सके। किसी भी कर्मकार को इतनी मजदूरी तो मिले ही कि अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो वह अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 में ही कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। कुटीर उद्योग कोई अगर व्यक्तिगत तौर पे लगाना चाहता है तो भी अनुच्छेद 43 में है। अगर कोई सहकारी रूप से कई लोग मिल करके एक सहकारी सोसाइटी बना करके अगर करना चाहते हैं तो वो भी जो है अनुच्छेद 43 में दिया गया है। निर्वाह मजदूरी, इसके 2 पार्ट जो बाद में जोड़े गए। 43 क 43 ख। 43 क में ये व्यवस्था किया गया है कि जितने भी उद्योग धंधे हैं, उद्योग चलाने वाले पूंजीपति हैं या संस्था है, उसमें जो है उन मजदूरों को प्रबंध तंत्र में सहभागिता दी जाए। 43 क में प्रबंध में सहभागिता है, यानी कि जो प्रबंध तंत्र है उसमें मजदूरों को सहभागिता दी जाए। ये 43 क में है। 43 ख सहकारी समितियों के बारे में कहती है कि सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक ढंग से उसका चुनाव किया जाना चाहिए और उसमें जो होंगे पार्टिसिपेंट होंगे वो लोकतांत्रिक रूप से उसका प्रबंधन और संचालन करेंगे। 43 ख सहकारी समितियों के संचालन संबंधी है। 43 क मजदूरों का प्रबंधन में सहभागिता है। और 43 मूल निर्वाह मजदूरी, व्यक्तिगत रूप से कुटीर उद्योग लगाना और सहकारी रूप से कुटीर उद्योग लगाना। तो अगर कहीं कोई अनुच्छेद दिया हुआ जिसमें डिटेल, जिसमें निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग शब्द यूज होते हैं तो अनुच्छेद 43 है। अगर कहीं पे प्रबंधन का यूज होता है कि प्रबंधक सहभागिता तो 43 का है। सहकारी तंत्र के प्रबंधन के संचालन की बात होती है तो 43 का है। ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी कि राज्य में जितने भी लोग हैं एक संहिता बनाई जाए जिससे राज्य में सभी लोग एक ही कानून के द्वारा गवर्न हो।
पूरे देश में भी इस तरह समान नागरिक संहिता बनाई जा सकती है कि किसी विशेष वर्ग के लिए कोई और किसी के लिए और ऐसा संहिता ना हो। तो 44 हो गया समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम के बालक, 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। अनुच्छेद 46 है, जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा एवं आर्थिक रूप से सहायता की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 में SC एंड ST तथा अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं आर्थिक रूप से सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 46 में किया गया है। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य। पोषाहार स्तर को उठाना, जीवन स्तर को उठाना तथा उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करना, यह लक्ष्य है राज्य का। अनुच्छेद 47 में देखिए 5 इसमें भी लिया गया था। अब आप ले लीजिए अनुच्छेद 45 को ले लीजिए, 45 आपको याद हो जाएगा। 6 वर्ष से कम बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता। और 43 क ख मजदूरों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 43 क और ख तीनों मजदूरों से रिलेटेड है। एक में निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग। 43 क में उद्योग प्रबंधन का भागीदारी। और ख है सहकारी समितियों का प्रबंधन। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 43 क और ख ये मजदूरों से रिलेटेड है, ठीक है। और 44 समान नागरिक संहिता का, 45 से 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। और 46-47 जो है, 46 से SC ST का और दुर्बल वर्गों के लिए एफलिफ्ट का हो गया। और 47 में पोषाहार का स्तर को बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य का स्तर को बढ़ाना तथा जीवन स्तर को बढ़ाना, इस तरह रहेगा। तो अनुच्छेद 47 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर नीचे के 4 पार्ट आते हैं। अनुच्छेद 48 को 49, 50, 51। इसमें नीचे चलते हैं। 51 तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित है, कभी भूलेगा नहीं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और अनुच्छेद 50 बहुत ही अच्छा। अनुच्छेद 50 सर क्या अक्सर पूछे भी जाते हैं। अनुच्छेद 50 जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेंगे। एक शक्ति पृथक्करण का नियम है जो कि अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित है। इसके जो है रचयिता मॉन्टेस्क्यू थे। इसमें कहा गया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग रहेंगे। केवल एक चेक एंड कंट्रोल रहेगा तीनों पे, तीनों अपने अपने स्वतंत्र रहेंगे। तो अपने यहाँ कहीं पे भी इस चीज़ नहीं लिखी गई है, केवल अनुच्छेद 50 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलगाव रहेगी। यानी कि किसी भी निर्णय के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कार्यपालिका या विधायिका न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से अलगाव का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। फिर 48 आता है नीचे 50 के, फिर 48 क और 48 क एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और पशुओं से। 48 में कृषि और पशुपालन। 48 कृषि और पशुपालन। इसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। जितने बछड़े हैं, दुधारू गाय हैं, उनका संवर्धन किया जाएगा तथा उनके वध को रोकने की इसमें व्यवस्था किया गया है। कृषि एवं पशुपालन, कोई भी आएगा जानवरों संबंधित, पशुपालन संबंधित, वध संबंधित, अब समझ जाएगा कि अनुच्छेद 48 ही है। फिर 48 क में, 48 क पर्यावरण एवं वन्य जीव से संबंधित है। 48 क के अंतर्गत पर्यावरण का संवर्धन किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, उनका संवर्धन किया जाएगा, वनों का संरक्षण किया जाएगा। तो वनों में रहने वाले जितने वन्य जीव हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और उनका संवर्धन किया जाएगा। ये 48 का सब टाइटल 48 क जोड़ दिया गया था, 48 और 48 क। उसके बाद 49 है हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, कि जितने स्मारक हैं, वस्तुएं हैं,
स्थान हैं उनका जो है संरक्षण किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। तो ये व्यवस्था किया गया 49 में। यह तो आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 जो है पूरा कंठस्थ हो गया होगा। 48 और 48 को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 48 और 48 का कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 48 कृषि एवं पशुपालन से और 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीव से। 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीव से, 48 कृषि एवं पशुपालन और 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीव से। जहाँ लिखा मिले टक से कर दीजिएगा। उसके अदद 49 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला है। स्मारक जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, वस्तु उनका संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका में अलग अलग, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का। ठीक, ये हो गया अपना नीति निर्देशक तत्व। इसको आप लोग कई बार इसको पढ़िएगा, निश्चित याद हो जाएगा। और अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपको कम से कम एक या 2 क्वेश्चन तो दे करके ही जाएगा। फिर इसको कंबाइंड करके जब हम लोग पढ़ेंगे मूलाधिकार, निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी कि भाग 3, भाग 4 और भाग 4A, तो कम से कम हम लोग के पास 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन गारंटी के साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना बढ़िया। अच्छा, इसमें अब कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कई अपनी बातें कही हैं, उसकी हम लोग अभी चर्चा करते हैं। कुछ विद्वानों की कोटेशन देखने से पहले एक चीज़ रह गई थी, देख लें। इसमें जो है 3 मुख्य रूप से संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन उस क्षेत्र में किया गया था जिसमें 39 से 43 से 48 से जोड़ा गया। 39 से समान न्याय व्यवस्था एवं मुफ्त विधिक सहायता। 43 से में था कि उद्योगों में मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी। 48 था कृषि एवं पशुपालन। 48 से में था पर्यावरण का संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण, संवर्धन। तो अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में पहले था 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा का, उसको रिप्लेस कर करके ये डाला गया कि 6 वर्ष से नीचे के जो भी बालक रहेंगे उनको मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और 97 में 48B डाला गया। 48 से प्रबंधन। 48B में था कि जो सहकारी समितियां रहेंगी उनको लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होगा, उन पर उसमें जो भागीदारी होगी वो मजदूरों की, यानी कि उस सहकारी जो मेंबर होंगे उनके द्वारा होगी, मजदूर नहीं। संविधान लागू हो जाने के पश्चात मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो पहला टकराव आया था उस मुकदमे का नाम है चंपाकन द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य। 1951 में यह पहला मुकदमा था जिसमें कि मूलाधिकार और निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, उन्होंने चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे तो वो बहुत गूढ़ अध्ययन था उनकी इस चीज़ के बारे में। उन्होंने कहा कि एक अनोखी विशेषता है राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान की एक अनोखी विशेषता है। केटी शाह ने कहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। इनका एक कटाक्ष था इस पे नीति निर्देशक तत्व पे। ऐसा चेक, जब हम किसी बैंक में जाते हैं पैसा लेने के लिए तो हम चेक देते हैं, बैंक हमें पेमेंट कर देता है। अगर पोस्ट डेटेड चेक रहेगा, पोस्ट डेटेड यानी कि आगे वाला डेट, जब डेट आएगा तब पेमेंट करेगा। लेकिन केटी शाह कहते हैं कि ऐसा चेक जो बैंक जब चाहेगा तब पेमेंट करेगा। इनका मतलब ये था कि नियम बना दिए गए हैं, लेकिन राज्य को जब ज़रूरत होगी, जब आवश्यकता होगी तब उस पर कानून बनाएगा। उन्होंने इस बैंक का उदाहरण दे करके कहा है। जी ऑस्टिन एक विद्वान थे,
उन्होंने कहा नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा। इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जबकि ये शब्द एक बार और यूज हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको कहा था कि संविधान की आत्मा है, लेकिन जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व कहा कि संविधान की आत्मा है। कुछ विद्वानों ने उनको मैंने कीवर्ड लिख रखा है, से पनिक्कर का कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। पनिक्कर आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। डॉक्टर अम्बेडकर का एक और कथन था आर्थिक लोकतंत्र। उन्होंने निर्देशक तत्व को कहा कि आर्थिक लोकतंत्र है। ठीक है, एक छोटा छोटा चीज़ कंठस्थ हो जाएगा आप लोग के। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में। उनका कहना था ये नैतिक उपदेश है। उनका कहना था यह एक नैतिक उपदेश है। जेनिंग्स ने कहा कि पूर्ण आकांक्षा। जेनिंग्स ने कहा कि पूर्ण आकांक्षा है, यानी कि ऐसी आकांक्षा जो बहुत पूर्ण है, पूर्ण आकांक्षा। जेनिंग्स ने कहा पूर्ण आकांक्षा। केसीवियर विद्वान थे, उन्होंने कहा एक धार्मिक उपदेश है। केसीवियर ने कहा कि धार्मिक उपदेश है। डॉक्टर अम्बेडकर के दो कथन है, एक जगह आर्थिक लोकतंत्र का, दूसरे ने कहा अनोखी विशेषता है। KT शाह ने कहा कि ऐसा चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से अदा करेगा। जी ऑस्टिन ने कहा कि संविधान की आत्मा है। पनिक्कर ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र। BN राव ने कहा नैतिक उपदेश। जेनिंग्स ने कहा पूर्ण आकांक्षा, धार्मिक उपदेश। केसीवियर। ये इतने जो टर्म थे नीति निर्देशक तत्व, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें अब भी हैं जिसकी की चर्चा करना हमें नहीं लगता है कि वो सही प्लेटफॉर्म होगा। ज़्यादा जो नहीं कहते गजबज हो जाना। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो चीज़ें थी वो हमने चर्चा करी हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास पुस्तक भरपूर मात्रा में है। अभी किसी बच्चे या बच्ची ने लक्ष्मीकांत की बुक को सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल में डाला है, उससे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से जो मैंने बातें कही हैं उसमें लिखा होगा, एक तारतम्य बैठ जाएगा। आप लोगों को दो चीज़ें होंगी, एक तो मेरे ऊपर विश्वास और बढ़ जाएगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ सही रहता है, दूसरा एक रिवीजन हो जाएगा। और जो कीवर्ड मैंने बनाए हैं आप लोग अपने स्तर से उसको बना सकते हैं। यह कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपना अपना सोचने का तरीका रहता है। हो सकता है आप लोग मुझसे भी अच्छा सोचें। अगर सोचें तो उसको आप लोग टेलीग्राम पे जरूर शेयर करिएगा कि नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो उससे सभी लाभान्वित होंगे। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ाई के अलावा मौसम बदल रहा है, तरह तरह की बीमारियां इस समय आती चली जा रही हैं। थोड़ा सा भी लापरवाही ना बरतें आप, कि स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ेंगे। अस्वस्थ हो जाएंगे तो 2-4 दिन चली जाएगी। थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले इसकी चपेट में आ गया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें। आप ही लोग मेरे सपने हैं। आप ही लोगों के सिलेक्शन से मेरा भी सीना खूब चौड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे।